गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग सर। चलो कैमरा ऑन कर लो, स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों लास्ट लेक्चर में हमने डिफरेंस डिस्कस कर लिया था और आज हम स्टार्ट करेंगे रिजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर। और ये बताइए कोई असाइनमेंट तो नहीं है बचा हुआ? नो सर। देना है ना? बेटा रिजोल्यूशन का मतलब होता है एक वेक्टर को ब्रेक करना। अभी तक हमने जोड़ना सीखा था, एडिशन सीखा था ना। एडिशन में हम क्या करते थे, दो वेक्टर को ऐड करके एक सिंगल वेक्टर बना लेते थे। अब रिवर्स काम करेंगे। अब हम एक सिंगल वेक्टर को ब्रेक करके दो वेक्टर में कन्वर्ट करेंगे। तो व्हाट इज रिजोल्यूशन? टू ब्रेक ए वेक्टर इनटू 2 or 3 परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स, है ना। इस लाइन को लिख लो। देखो, टू ब्रेक ए वेक्टर into 2 or 3 perpendicular components. Two or three perpendicular components is called resolution. बच्चों अगर दो कंपोनेंट में ब्रेक कर रहे हैं तो ये 2 डायमेंशनल रिजोल्यूशन कहलाता है, और अगर 3 कंपोनेंट में ब्रेक कर रहे हैं तो वो 3 डायमेंशनल रिजोल्यूशन कहलाता है। तो पहले हम डिस्कस कर रहे हैं 2 डायमेंशनल रिजोल्यूशन। तो इसमें हम क्या करते हैं, एक वेक्टर को दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट में ब्रेक कर देते हैं। जैसे सपोज कीजिए ये हमारे पास एक्स एक्सिस है,
और इधर वाई एक्सिस है, और ये हमें कोई वेक्टर गिवन है ना, ये वेक्टर गिवन है ए वेक्टर, और बच्चों इस वेक्टर की लेंथ पता है और एंगल पता है, दोनों पता है। वेक्टर की लेंथ भी पता है और एंगल भी पता है, एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है। रिजोल्यूशन क्या होता है, हम क्या करेंगे, इस वेक्टर का जो हेड है ना बेटा, है ना, इस वेक्टर का जो हेड है वहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे एक्स एक्सिस पर, और दूसरा परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे वाई एक्सिस पर। बेटा परपेंडिकुलर ड्रॉ करने का मतलब है कि लाइन ड्रॉ कर देंगे जो परपेंडिकुलर होगा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के। अब नीचे देखो, अब यहाँ पर जो ये वेक्टर बना ना बच्चा, ये वेक्टर जो बना, मैं हाइलाइटर से दिखा रहा हूं, ये जो वेक्टर बना, दिस इज कॉल्ड एक्स कंपोनेंट, क्योंकि ये एक्स एक्सिस के अलोंग आया है। और बच्चों इधर जो वेक्टर बनेगा, ये मैं दिखा रहा हूं, ये देखो, ये जो वेक्टर बना, दिस इज कॉल्ड वाई कंपोनेंट, क्योंकि ये वाई एक्सिस के अलोंग है। तो ये दो कंपोनेंट हमने बना लिए। जो बेटा ये प्रोजेक्शन भी कहलाता है, वेक्टर ए का प्रोजेक्शन एक्स एक्सिस पर है वो एक्स कंपोनेंट है, और ए वेक्टर का जो प्रोजेक्शन वाई एक्सिस पर है वो वाई कंपोनेंट है। एक्स कंपोनेंट को है ना हम वेक्टर ए एक्स लिख देते हैं, नीचे मैंने एक्स लिखा है ना, और वाई कंपोनेंट जो है ना उसको हम ए वाई लिख देते हैं। बच्चों अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ पैरेललोग्राम इतना तो हम कह ही सकते हैं ना, जो ए एक्स वेक्टर है और ए वाई वेक्टर है, उन दोनों का एडिशन हमारा मेन वेक्टर आएगा। देख लो इस वाले में पैरेललोग्राम लो लगाओ इस डायग्राम में, तो याद है लॉ ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता था, बताओ लॉ ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता था? यस सर। यस सर होता था। नहीं सर, लाइक में कहाँ पे मिल रहा है वहां से जो डायगोनल जा रहा है वही उसका रिजल्ट हाँ, दो एडजॉइनिंग, हाँ वही होगा। ये जो दो साइड्स है एडजॉइनिंग साइड्स, इनका जो सम होता है वो उस डायगोनल वेक्टर के बराबर होता है जो उनके इंटरसेक्शन पॉइंट से पास हो रहा हो। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ पैरेललोग्राम हमारा जो मेन वेक्टर है ए, वो एक्स वेक्टर, एक्स कंपोनेंट वाले वेक्टर और वाई कंपोनेंट वाले वेक्टर के सम के बराबर होगा। वत्सल नींद आ रही है बच्चा? चलो सुबह सुबह होता है। थोड़ा सा जल्दी उठ जाया करो, हल्का सा आधा घंटा पहले 6 बजे उठ जाया करो, और फिर थोड़ा टहल पहल बाहर बालकनी वगैरह में बैठ जाया करो। अच्छी है, मौसम अच्छा है, अब तो बारिश वारिश आ रही है, आप लोगों के यहाँ भी आ ही रही होगी, मानसून आ ही गया है ऑलमोस्ट सभी जगह। कल कोटा में बारिश हुई थी, अच्छा मौसम है। मैं तो सोच रहा हूँ बालकनी में जाकर क्लास ले लूं, पर पड़ोसी परेशान हो जाएंगे, कौन चिल्ला रहा है, मैं बहुत तेज बोलता हूँ। बच्चा एक और बात, बहुत पहले आपको बताया था यूनिट वेक्टर, एक्स डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या होता है? आई कैप। तो अगर हम वेक्टर ax निकालना चाहते हैं तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ax इंटू आई कैप। यस सर। है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ax इंटू आई कैप। सिमिलरली वेक्टर ए वाई जो है ये होगा मैग्नीट्यूड ऑफ y कंपोनेंट इंटू जे कैप। यस y डायरेक्शन में मैग्नीट्यूड को अगर हम यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दें तो बेटा हमें वेक्टर मिल जाता है। सो फाइनली वी कैन से वेक्टर a जो होगा
उसे हम ऐसे लिख सकते हैं ना, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप। अभी इसे संभाल कर रखते हैं। अब हमारा टारगेट है ए एक्स और ए वाई जो मैग्नीट्यूड है उनका लेंथ निकालना। तो बच्चों हमें ए वेक्टर का लेंथ पता है और थीटा पता है, तो ट्राइंगल से हम ए एक्स और ए वाई का लेंथ निकाल लेंगे। तो बच्चों अगर मुझे ये वाला लेंथ निकालना है, एंड रिमेंबर ये वाला लेंथ मुझे पता है, ये ए है और ये एंगल पता है, तो ये जो राइट एंगल ट्राइंगल है ना बच्चा, ये वाला, इसमें cos थीटा की वैल्यू बताओ क्या आएगा? ax upon a vector. Yes, sir. हाँ, तो बच्चों cos थीटा आएगा बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो मुझे तो ax निकालना है, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो a cos थीटा आ जाएगा। ये आल्सो इसी ट्राइंगल में साइन थीटा बताओ कितना होगा? ए वाई अपॉन A ए। by हाँ, साइन थीटा बिल्कुल सही, साइन थीटा होगा परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर है और ये लेंथ इस लेंथ के बराबर है, तो हम इसे ए वाई लिख सकते हैं, है ना? यस सर। तो साइन थीटा होगा ए वाई डिवाइडेड बाय ए, तो इसे भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ए वाई आ जाएगा ए साइन थीटा। अब बच्चों ये दोनों वैल्यू जो आई है ना, ए एक्स और ए वाई का लेंथ आया है, इसे हम उस इक्वेशन में पुट कर देते हैं जो मैंने ग्रीन बॉक्स में डाला हुआ है। तो फाइनली हमारे पास वेक्टर ए आ गया, ए कॉस थीटा आई कैप प्लस ए साइन थीटा जे कैप। तो बच्चों ये हमारा रिजोल्यूशन हो गया। ये लो, काम खत्म। तो अब ये कंप्लीट कॉपी करो। हो गया। हो गया, चलो। sir हो गया। वेरी गुड, हो गया सर। थैंक यू। हो गया सर। वेरी गुड। मैं सबके बोलने का वेट नहीं कर रहा, अब मैं आपको एक क्वेश्चन देने की तैयारी कर रहा हूँ। बच्चा अगर मान लीजिए मैं एक वेक्टर बनाता हूं इस तरह का, यस, बहुत देर से बनाने की कोशिश कर रहा था इसको, मैं नालायक बन ही नहीं रहा था। अब अगर मैं इसे डुप्लीकेट बनाऊं और घुमाऊं तो ये घूम जाएगा ना? ये घूम जाएगा, बिल्कुल घूम जाएगा। तो बच्चों ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बनाई है मैंने, लेकिन इस बार है ना, हम जो आपको वेक्टर दे रहे हैं वो सेकंड क्वाड्रेंट में दे रहे हैं। तो बच्चा ये एक वेक्टर है, इसका लेंथ है 10 मीटर और ये वाई एक्सिस से 37 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो आप मुझे इसके दोनों कंपोनेंट कैलकुलेट करके बताइए। मतलब इसको रिजॉल्व करके बताइए आप। तो बस एक बात का ध्यान रखना है बंधु, क्योंकि है ना ये सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो इसका एक्स कंपोनेंट नेगेटिव आएगा। एक्स कंपोनेंट नेगेटिव आएगा ना, सर तो उसे माइनस आई कैप, हाँ मतलब ऐसा बोलिए, मैग्नीट्यूड तो कभी नेगेटिव होता नहीं है, वो तो पॉजिटिव ही आएगा।
लेकिन जो यूनिट वेक्टर होगा इस साइड में, अपोजिट साइड में, वो माइनस आई कैप लेना है। सर ए वेक्टर इज इक्वल टू 8 j कैप माइनस 6 i कैप और मैग्नीट्यूड आएगा 10 मीटर। नहीं, वो तो रिजॉल्व करोगे तो आपको तो मुझे वेक्टर फॉर्म में बताना है। मैग्नीट्यूड तो मैंने ही दे रखा है ना। टोटल का मैग्नीट्यूड तो मैंने ही दिया है, वो आपको रिवर्स, आप तो ऐसे ही बताओ जो आप अभी बोल रहे थे ना, दैट इज करेक्ट। 8 रिपीट j करो। कैप माइनस 6 i कैप। हाँ, ऐसे। सर मेरा आ रहा है -6 i कैप प्लस 8 j कैप। ओके, वेटिंग फॉर अदर स्टूडेंट्स। सर सेम। सर सेम। ओके, तो बच्चों एक कंपोनेंट हम इधर लेंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। दूसरा कंपोनेंट इधर लेंगे। तो ये दोनों लेंथ निकालनी है। डायगोनल हमारा 10 है, तो बच्चों इधर होगा 10 cos 37। बेटा जिधर से एंगल बनता है वही बेस होता है ना, इसलिए cos आया है। बेटा cos 37 कितना होता है? 4/5। 10 को 4/5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 8 मीटर आएगा। और जो ऊपर ये है, ये 10 sin 37 होगा, क्योंकि वो परपेंडिकुलर है। और वो ऊपर वाला लेंथ वो नीचे वाले लेंथ के बराबर होगा, तो मैं नीचे भी इसको 10 sin 37 लिख सकता हूँ ना। बेटा sin 37 3/5 होता है, तो 10 को 3/5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6 आएगा। अपन ने तो सारा काम डायग्राम में ही कर दिया, तो बाहर ज्यादा कुछ लिखने की जरूरत ही नहीं है। तो हमारा जो वेक्टर ए है, अब बच्चों जो 6 मीटर है ना, हमारा जो 6x कंपोनेंट है वो नेगेटिव में है, -x डायरेक्शन में है। तो हम इसे 6 को माइनस आई कैप से मल्टीप्लाई करेंगे और 8 को जे कैप से। तो ये आएगा -6 आई कैप प्लस 8 जे कैप। और है ना, मीटर हम बाहर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यूनिट लिखना जरूरी है। फिजिकल क्वांटिटी अगर मैं देता हूं, मैंने आपको डायग्राम में मीटर लिखा, इसका मतलब ये डिस्प्लेसमेंट है, तो बाहर ब्रैकेट लगाकर बाहर मीटर लिख दो। और हाँ, इसे ऐसे भी लिखोगे ना, दैट इज करेक्ट। -6 मीटर आई कैप प्लस 8 मीटर जे कैप, दिस इज आल्सो करेक्ट। बल्कि ये ज्यादा अच्छा लग रहा है देखने में, दोनों इंडिविजुअल मीटर नजर आ रहे हैं, पर वो क्या बड़ा हो जाता है, तो मीटर बाहर लिख देते हैं। तो बच्चों आप है ना, जब मैं आपको ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन दो, तो ईस्ट को आई कैप ले लेना, नॉर्थ को जे कैप ले लेना, वेस्ट माइनस आई कैप हो जाएगा और साउथ माइनस जे कैप हो जाएगा। तो ऐसा ही एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं। एक बॉडी है, वो मूव कर रही है, उसकी वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकेंड है बेटा, ड्यू 30 डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट। तो आप इस वेक्टर को रिजॉल्व करके लिखिएगा क्या आएगा। पहले डायग्राम बनाना पड़ेगा, तो डायग्राम बना लो एक।
गया सर। सर सर हो गया। बताओ। 10√3 मीटर पर सेकंड आई कैप प्लस -5। दो लोग एक साथ बोल रहे हैं तो एक जना रुक जाए। चलो ऋत्विक गोयल पहले बोल देगा, कोई दिक्कत नहीं। हाँ बोलो ऋत्विक, रिपीट करो। 10√3 मीटर पर सेकंड आई कैप प्लस -5 मीटर पर सेकंड जे कैप। So like -5 मीटर पर सेकंड जे कैप ब्रैकेट। रुक जाओ ऋत्विक, तुम्हारा बेटा नेटवर्क पुअर है तो आपकी आवाज नहीं आ रही, या तो मेरा नेटवर्क पुअर है, तो मेरी आवाज सबको सुनाई सर दे अब रही है? आ रही है? हाँ अब आ रही है। वाई कंपोनेंट रिपीट करो। -5 मीटर पर सेकंड जे कैप। 5 तो कैसे आएगा यार? सर मेरा 10 डिफरेंस आएगा आ रहा सर, है। 10 आएगा। सर मेरा 10 आएगा, 10 आएगा। वाई कंपोनेंट 10 आएगा। यस सर। हाँ ऋषित बोलो, पूरा बोलो। तो 10 -10 जे कैप। और एक्स नहीं सुनाई दिया मुझे। -10 जे कैप। नहीं, एक्स कंपोनेंट नहीं सुनाई दिया, पूरा बोलो। कैप -10 जे कैप। हाँ तुम्हारी आवाज क्या है कि शुरू वाला या तो लेट अनम्यूट होता है तो पूरा नहीं सुनाई दे रहा मुझे बार बार। दिव्यांका आप बोलो बेटा। सर +10√3 आई कैप प्लस -10 जे कैप मीटर पर सेकंड पर। प्लस माइनस एक साथ बोलने की क्या जरूरत है, उसको माइनस ही बोलो ना बेटा। हाँ और बाकी लोग कहाँ है? वत्सल, अविका, श्रेया, सर मेरा भी वही आ मेधा। 10√3 आई कैप वत्सल बेटा माइनस। बोला करो ना। हाँ अगर आंसर आता है तो बोला करो, मुझे अच्छा लगेगा। ओके सर। हाँ बच्चे, साउथ ऑफ ईस्ट जो होता है वो इधर होता है। ये तो अपना ईस्ट हो गया और ये अपना साउथ हो गया। और 20 डिग्री जो एंगल है, सॉरी 30 डिग्री जो एंगल है वो कहाँ से बनेगा? साउथ ऑफ ईस्ट है ना, तो ईस्ट से बनेगा। 30। तो हमारा ये वेक्टर आ गया, ये एंगल 30 बन गया साउथ से, और ये 20 मीटर पर सेकंड इसका मैग्नीट्यूड है। डायग्राम ज्यादा छोटा तो नहीं दिख रहा आप लोगों को? नहीं सर। नो सर। हाँ कभी भी विजिबिलिटी में कोई दिक्कत आए तो मुझे बोल देना। तो बच्चों इसके दो कंपोनेंट अब हम लेंगे। ये देखो मैंने शो कर दिए दोनों कंपोनेंट। तो ये ऊपर वाला कंपोनेंट होगा 20 cos 30, है ना, जहां से एंगल बन रहा है वो बेस होता है। और इसके सामने वाला होगा 20 sin 30। बेटा अगर किसी भी बच्चे को प्रॉब्लम है ना तो मुझे बता देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फिजिक्स में जबरदस्त काम आने वाला है आप। तो वो वाला 20 sin 30 है तो इधर वाला भी 20 sin 30 होगा, तो उधर वाला मिटा देता हूँ। चलो दोनों लिखे रहने दो। तो बेटा हमारी वेलोसिटी आ गई 20 cos 30, और इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर आई कैप है, प्लस 20 sin 30, और इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर माइनस आई कैप है। ये माइनस आई कैप क्यों लिखा, ये सभी को पता होना चाहिए। सर माइनस जे कैप। क्योंकि सर हाँ माइनस जे कैप, थैंक यू। ये माइनस जे कैप आएगा। वैल्यू पुट कर देते हैं बच्चा। cos 30 होता है √3/2, तो ये 10√3 आ जाएगा। वो माइनस बाहर लिख दो। sin 30 हाफ होता है तो ये 10 जे कैप आएगा। मीटर पर सेकंड बाहर लगा देता हूँ। तो बच्चा ये हो गया अपना रिजोल्यूशन।
ठीक है बच्चा, अब हम रिवर्स काम करते हैं। नहीं, रिवर्स नहीं करते, मैं ना आपको फिजिक्स के एप्लीकेशन पर लिखा जा रहा हूँ, फिजिक्स में कैसे काम आएगा। बच्चा लोग, ये एक इंक्लाइन प्लेन है, इसका हॉरिजॉन्टल से जो एंगल गिवन है वो थीटा गिवन है। जो मैं आपको न्यूटन लॉ पढ़ाऊंगा ना, तो ये जो काम अब बता रहा हूँ ये ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन में करना है, इतना काम आने वाला है। न्यूटन लॉज ऑफ मोशन वाला चैप्टर जो है बच्चों, ये एक है ना इंक्लाइन प्लेन है, फिसलनी है ना, इंक्लाइन प्लेन। स्लाइड, कोई स्लाइड है, पार्क में होती है ना अपने, उस तरह का कोई स्लाइड है, और ये हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल बना रहा है। इस पर कोई वेट रखा है, कोई बॉडी रखी है। इस बॉडी का जो वेट है वो W है। वेट फोर्स होता है बेटा। वेट किधर लगता है? वेट की डायरेक्शन क्या होती है? वेट इज ए फोर्स vertically downward. वर्टिकली डाउनवर्ड। ओके, तो बच्चा इसका जो वेट है वो वर्टिकली डाउनवर्ड है, W। आपको इस वेट के दो कंपोनेंट कैलकुलेट करके देने, वन अलोंग इंक्लाइन प्लेन एंड अनदर अलोंग नॉर्मल इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर। दो डॉटेड मैंने जो दो लाइन बनाई है ना, डॉटेड लाइन, इन दोनों के अलोंग W के दो कंपोनेंट निकाल कर देना है। ये एक बड़ा चैलेंज है लेकिन बहुत काम का है। अब यहाँ पर एक्स और वाई घुमा दिए एक तरह से मैंने, तो आपको है ना आई कैप और जे कैप, चलो मैं ये भी मैं बता देता हूँ ना प्रॉब्लम क्या है। लेट अस अज्यूम ये वाली जो डायरेक्शन है ये आई कैप है, रुको, ये वाली जो डायरेक्शन है ये एक्स एक्सिस मान लो, और ये वाली जो डायरेक्शन है इसे वाई एक्सिस मान लो। बच्चों को जरूरी नहीं होता एक्स हमेशा हॉरिजॉन्टल हो और वाई हमेशा वर्टिकल हो। हम अपनी फैसिलिटी के अकॉर्डिंग एक्स और वाई कहीं भी एज्यूम कर सकते हैं। तो मैंने जहां एक्स और वाई लिखा है ना, उन्हीं को एक्स और वाई आपको मानना है। अब डब्ल्यू के दो कंपोनेंट बताने हैं। थोड़ा चैलेंजिंग क्वेश्चन तो हो गया, लेकिन मजा आएगा इसको करने में। सर हाँ सर जो वेट मतलब जो मास m के सीधा जो लग रहा है सर वो होगा W sin थीटा, और जो ऐसे बोलो ऋषित, अलोंग इंक्लाइन प्लेन एंड परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन प्लेन, इनका नाम ऐसे बोलो। अलोंग द इंक्लाइन प्लेन में W sin थीटा और परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन प्लेन में W cos थीटा। ओके, और अगर हमें इसे पूरा वेक्टर में लिखना हो तो, क्योंकि मैंने एक्स और वाई लिख दिया ना, तो अब आप इन्हें आई कैप और जे कैप भी लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो वो भी बताओ कैसे लिखेंगे। सर W बोलो। क्या हुआ? सर W minus W sin theta plus W minus W sin theta I cap along the inclined plane and perpendicular to the inclined plane W cos theta J cap। माइनस आएगा ये भी। नीचे है। हाँ, वाई ऊपर है ना और इसका नीचे है। बच्चों मैं बताता हूँ, चलो ये थोड़ा सा मुझे लग रहा है, आर यू डूइंग और अटक गए, स्टक समवेयर? अगर फंस गए तो मैं हेल्प कर देता हूँ। नहीं सर, एक मिनट सर एक ओके ओके ओके। हम में से आज एक जना एब्सेंट है ना? ये सर ऋत्विक वशिष्ठ। वशिष्ठ नहीं आया, ओके। और उसकी कोई इंफॉर्मेशन भी नहीं है, तो ये याद रखना
हमारे यहाँ छुट्टी करना विदाउट इंफॉर्मेशन गुनाह होता है। तो अगर आपको कभी छुट्टी करनी है तो मैसेज जरूर करिए। हालांकि नींद नहीं खुली तो खैर आप मैसेज नहीं कर पाएंगे, तो नहीं कर पाएंगे, तो मैं समझ जाऊंगा कि अगर मैसेज नहीं आया और छुट्टी हो गई तो मतलब सो रहे हैं। सर ये नहीं हो रहा। हम करते हैं, कोई बात नहीं बच्चा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। Yes, sir. देखो पहले तो आप है ना यहाँ पर एक पूरा पैरेललोग्राम बना लो। जूम करने की जरूरत थी नहीं शायद। पैरेललोग्राम बना लो। कैसे बनाओगे? एक लाइन इसके पैरेलल लिया इधर और दूसरा इधर लिया, ये इधर। बाकी वो जो लेंथ ज्यादा बन गई उसे मिटा देते हैं हम। ये लेंथ थोड़ी ज्यादा बन गई, इसे मिटा दिया मैंने। तो बच्चों एक एरो इधर लगा दो, दूसरा एरो इधर लगा दो। मुझे ये दो कंपोनेंट दिखाने हैं। बच्चा सबसे पहले हमें ये डिसीजन लेना पड़ेगा, इन दोनों में से थीटा कौन सा है। इधर देखो यार, ये वाला थीटा है, ये वाला थीटा है। क्योंकि जब तक हम थीटा का डिसीजन नहीं लेंगे हम कॉस और साइन कैसे बनाएंगे। तो मुझे बताइए थीटा कौन सा होगा। इज दिस एंगल इज थीटा और दिस एंगल इज थीटा। सर मैं बताइए। इसी पे फंसा हुआ। नॉर्मल से थीटा बनेगा वेक्टर का या इंक्लाइन प्लेन से थीटा बनेगा। और अगर आप ये डिसीजन नहीं ले पा रहे तो फिर मुझे एक दूसरा डायग्राम बनाकर समझाना पड़ेगा। नहीं सर नहीं ले पा रहा था। नहीं ले पा रही हूँ, तो stuck हुआ है। ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं। अगर आप डिसीजन नहीं ले पा रहे तो मैं एक सेकंड डायग्राम बनाता हूं। सर इसका इंक्लाइन प्लेन से होगा ना सर थीटा? नहीं बेटा, नॉर्मल से थीटा आएगा। आपने तभी तो वो कॉस लिखा है, वरना फिर वो कॉस कैसे आता। आपका आंसर सही है लेकिन अब गलत बोल रहे हो। सर मतलब वही नॉर्मल। हाँ नॉर्मल से थीटा आएगा। बच्चों इधर देखो, मैं एक दूसरा डायग्राम बना रहा हूँ, ये शायद आपको ज्यादा अच्छा लगेगा डायग्राम। ये मैंने डॉटेड लाइन जो है वो नॉर्मल बनाई है, ठीक है। बच्चों ये एंगल हमें थीटा पता है, ये तो थीटा गिवन है ना। इस वेक्टर को थोड़ा नीचे एक्सटेंड कर देता हूं। बच्चों ये एंगल 90 है, इधर दिख रहा है। यस सर। ओके, तो ये कितना हो गया? 90 माइनस थीटा। और वो जो डॉटेड लाइन है वो इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो वो एंगल थीटा हो। तो इसका मतलब ये थीटा हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों का सम 90 माइनस थीटा और थीटा दोनों ऐड करने पर 90 आने चाहिए। तो क्या डिसीजन हुआ कि जो थीटा है वो कहां से बन रहा है? नॉर्मल डायरेक्शन से। दिस इज कॉल्ड नॉर्मल डायरेक्शन। इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर को हम नॉर्मल कहते हैं। तो बच्चों पहले वाले डायग्राम में भी इधर थीटा आएगा, देखो ये मैं ड्रॉ कर रहा हूं। अब आपका डिसीजन लेना आसान है, क्योंकि हम जानते हैं जहां से थीटा बनता है वो बेस होता है, और अगर वो बेस है तो ये वाला कंपोनेंट कॉस आ गया, ये डब्ल्यू कॉस थीटा हो गया। बच्चों अगर दिक्कत है ना तो बोल देना है, कॉस और साइन कैसे आते हैं, ये अगर आपको समझ में नहीं आ रहे तो मुझे बोल दीजिए। और बच्चों अगर इधर वाला कॉस है तो सामने वाला साइन होगा, ये साइन होगा ना, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है। और अगर ये साइन है तो ऊपर वाला भी साइन होगा, यानी कि ये भी साइन होगा। ये दोनों इक्वल है। अब अगर आपको ये सारे
कंपोनेंट, दोनों कंपोनेंट समझ में नहीं आए तो मुझे बताइए। इसके बाद आई कैप और जे कैप ही तो लिखना बाकी है, काम तो हो गया हमारा। मेन काम तो बच्चों यही देखना है। देखो हर वेक्टर के आप जानते हो दो कंपोनेंट आएंगे, एक कॉस और एक साइन। इंपॉर्टेंट यही तो है, कॉस कौन सा होगा और साइन कौन सा होगा। वो पैरेललोग्राम जरूर मुझे बनाना पड़ा, वो अच्छा पैरेललोग्राम है। अब बच्चों फाइनली हम W को कैसे लिखेंगे? हमारा W आएगा W cos थीटा। बेटा cos थीटा किधर आ रहा है? माइनस जे कैप। नीचे आ रहा है। अब गौर से देखो y हमने ऊपर लिया है, ये मेरा कन्वेंशन है ना। तो अगर y ऊपर है और W cos थीटा अपोजिट टू y है तो ये माइनस जे कैप से मल्टीप्लाई करेंगे, और W sin थीटा जो है वो नीचे आ रहा है, और हमने x कहाँ माना है? ऊपर। तो इसे माइनस आई कैप से मल्टीप्लाई करेंगे। फाइनली आप इसे ऐसे लिख सकते हो, माइनस W sin थीटा आई कैप माइनस W cos थीटा जे कैप। बेटा W mg होता है, मैंने mg की जगह अभी W लिख दिया। ये हमारा आंसर आ गया, और आपने एक बहुत अच्छा क्वेश्चन सॉल्व किया है। ये न्यूटन्स लॉ में आपके जबरदस्त काम आने वाला है। बस जो मैंने पहले वाला डायग्राम और दूसरा वाला डायग्राम तो मैंने सिर्फ थीटा निकालने के लिए बनाया, आपको ये समझाने के लिए कि थीटा कहाँ से कौन सा होगा। क्या बात है ऋत्विक, सब कुछ दिख गया मुझे मुंह के अंदर। सच्ची में मुझे भी है ना थोड़ा अच्छा नहीं लगता कि सुबह सुबह बच्चों को जगा देता हूँ मैं। अच्छा वैसे चलो ठीक है, थोड़ा बहुत आलस आता है, लेकिन मुझे लगता है समझ में तो ज्यादा अच्छा आता होगा ना, अपना फ्रेश माइंड होता है, प्रोसेसिंग बहुत फास्ट होती है मॉर्निंग में। ऊपर से फिजिक्स पढ़ रहे हो तो बड़ा सही रहता है, मतलब फिजिक्स अच्छा हो जाएगा आपका। बच्चों अब है ना हम रिवर्स काम करेंगे। अभी हमें एक वेक्टर गिवन था, उसकी डायरेक्शन गिवन थी और हमने उसे रिजॉल्व किया था। अब मैं आपको एक रिजॉल्व वेक्टर दूंगा, और है ना क्वेश्चंस के थ्रू ही करेंगे, इसमें कोई थ्योरी नहीं पढ़ा रहा मैं। चलो थोड़ा सा पहले बता देता हूँ। सपोज आपको है ना मैं कोई वेक्टर दूं, वेक्टर ए है ax आई कैप प्लस ay जे कैप। बच्चों अभी तो यहाँ पर मैंने वैल्यू नहीं दी, बाद में वैल्यू दूंगा, इसीलिए मैं चाह रहा था कि क्वेश्चंस की तरह कराऊं, लेकिन फिर ये बाद में है ना थ्योरी रह जाएगी आपकी, ऐसा लगेगा आपको थ्योरी नहीं हुई। थोड़ा सा बता देता हूँ। तो बाद में तो मैं न्यूमेरिकल वैल्यू दूंगा 3 आई कैप 4 जे कैप ऐसे दूंगा। अभी मैंने ax और ay लिख दिया। तो इस बार आपको रिजॉल्व वेक्टर दिया है, अब मैं आपसे पूछूंगा इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बताओ। मैं एक वेक्टर ऐसे दूंगा 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप, और आपसे बोलूंगा इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बताओ। सर तो तो बच्चों उसका रिजल्टेंट निकाल सकते हैं। हाँ, पहले आप इस वेक्टर को ड्रॉ कर लो। ax आई कैप का मतलब ax जो है वो x डायरेक्शन में है और ay जो है वो y डायरेक्शन में है। फिर पाइथागोरस लगा दो, क्योंकि यहाँ तो 90 डिग्री कंफर्म है, तो पाइथागोरस से लेंथ आ जाएगी, और साइन थीटा को टेन थीटा से आपका थीटा आ जाएगा। तो मैं इसको है ना कंप्लीट कर देता हूँ फटाफट। तो इसको ऐसे करना है, पहले एक्सिस बनाई, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। फिर हमने देखा हमारा जो एक कंपोनेंट है, एक्स कंपोनेंट वो इतना है, वाई कंपोनेंट इतना है, और हमें इनका रिजल्टेंट निकालना है। तो ये रिजल्टेंट आ गया, पैरेललोग्राम बना दो। तो बच्चों ये हमारा रिजल्टेंट आ जाएगा वेक्टर ए। अब हम जानते हैं अगर हमें येलो कलर वाली जो वेक्टर है उसकी लेंथ अगर निकालनी है तो पाइथागोरस लगा दो। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए कितना आएगा?
अंडर रूट ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर। पाइथागोरस लगा दिया बेटा मैंने। और अगर ये एंगल हमसे और पूछेगा ही डायरेक्शन में, तो एंगल बताना पड़ेगा ना। तो बच्चों tan थीटा होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस ay अपॉन ax। ये थ्योरी हो गई, खत्म बात। और क्या है? तो डायग्राम बनाना पड़ेगा बेटा, डायग्राम बनाए बिना काम नहीं चलेगा। क्वेश्चन आपके लिए है, एक फोर्स है वो है 5 i कैप माइनस 5 रूट 3 j कैप न्यूटन। तो आप मुझे बताइए व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ दिस फोर्स। What is the magnitude and direction of this force? यार बच्चों एक बात करनी थी आपसे, लेकिन मैं वो बात तब करूंगा जब वो लड़का आएगा। वो नहीं आया ना, और उसने इन्फॉर्म भी नहीं किया, इसलिए मैं वो बात नहीं करना चाहता। वो है ना वशिष्ठ की वजह से होने वाला था कि आपके है ना 2 डेज है ना, ये मैं चेंज करना चाह रहा था, पर आज नहीं करूंगा। मुझे पसंद नहीं है बिना इन्फॉर्म किए आप छुट्टी करें। तो मैं आपका ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे को मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे करना चाह रहा था, पर अभी नहीं करने वाला। अभी अपना पुराना शेड्यूल ही रहने दो इस वीक। तो सर आंसर आ गया। आंसर आ गया। बताओ आंसर क्या है। सर पहले मैं बताऊं। बता दो। कौन बताएगा सर? 10 न्यूटन 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। गलत, डायरेक्शन गलत है। सर एक माइनस है, नॉर्थ ईस्ट कैसे आ सकता है? नॉर्थ और ईस्ट में तो दोनों पॉजिटिव होते हैं। 10 न्यूटन 60 डिग्री साउथ ऑफ 60 डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट आएगा सर। साउथ ऑफ ईस्ट आएगा। 10 न्यूटन। मेधा आपने मैग्नीट्यूड कितना बोला था? 10 न्यूटन। 10 न्यूटन। यस, दिस इज करेक्ट। So, गोल साहब आज तो आ रही है। क्या सर आपकी थोड़ी आवाज कट गई। ये कौन बोल रहा है? आवाज सुना नहीं है। मैं कह रहा हूँ तुझे नींद आ रही है पक्का। आज तेरे आंसर गलत हो रहे हैं थोड़े थोड़े से, और वो गलती वो वाली है। अगर अब की बात तू है ना ऐसे बैठ गया ना, सीधे बेड से उठकर और चेयर पर सीधा बैठा, तो पिटाई लगा दूंगा। सुबह उठकर नहा धोकर पूजा पाठ से आकर पहले फिर बैठा कर। सुना, नहा धोकर पूजा पाठ करके फिर बैठा कर। सर इतना सुबह कौन आएगा? सुबह, और हो सके तो घर पर सबको ब्रेकफास्ट किया कराया कर, तू बनाया कर, फिर क्लास लिया कर। सुबह 4 बजे उठा कर। चलो, एक कोई बोल रहा था, कोई बच्चा बोल रहा था, उसकी आवाज मुझे सुनाई नहीं दी थी। सर मैं बोल रही थी कि मेरा सेम आंसर आया। सेम आया है, ठीक है सर मेरा भी। वेरी गुड बच्चा। तो 10 न्यूटन हमारा मैग्नीट्यूड आएगा और डायरेक्शन आएगा y कंपोनेंट 5 रूट 3 है ना, 5 रूट 3 अपॉन 5। हाँ 60 डिग्री, 60 डिग्री। वो मन में डायग्राम बना रहा था मैं, है ना। तो इसको अगर ड्रॉ करते हैं तो ऐसे ड्रॉ करना चाहिए। एक वेक्टर हमने इधर ले लिया, ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। मैं चलाकर फोर्थ क्वाड्रेंट बना रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है जे मुझे y कंपोनेंट नेगेटिव लेना है, x कंपोनेंट पॉजिटिव लेना है। तो मैंने पहले से ही डिसाइड कर लिया, इसलिए मैंने फोर्थ क्वाड्रेंट शो किया, बाकी शो ही नहीं किए। बच्चे हमें ऐसे बनाना चाहिए, जैसे हमारा जो वेक्टर है ना वो 5 तो है इधर,
तो इसको तो 5 बना दो, इधर लिख दो 5 न्यूटन। थोड़ा अंदर घुस गया, इसको बाहर निकाल लेता हूँ। तो ये तो 5 न्यूटन हो गया। और जो y कंपोनेंट है वो नेगेटिव साइड में 5√3 है, तो नेगेटिव साइड तो मैं ऑलरेडी शो कर चुका हूं, और इसे 5√3 बना देते हैं। ये 5√3 है न्यूटन, और इसकी डायरेक्शन तो ऑलरेडी नेगेटिव दिखा दी। अब हम इन दोनों का रिजल्टेंट निकाल लेंगे, तो ऐसे पैरेललोग्राम बना लेते हैं। तो ये हमारा रिजल्टेंट आ गया, इसे लिख देते हैं वेक्टर एफ। फोर्स है ना बेटा, एफ लिखना ठीक रहेगा। अब हम पाइथागोरस लगा दो, तो हमारे फोर्स का मैग्नीट्यूड आ जाएगा अंडर रूट के अंदर 5 का स्क्वायर प्लस, बेटा यहाँ माइनस नहीं लिखना, मैग्नीट्यूड नेगेटिव नहीं होता ना। तो यह आएगा 25 प्लस 75, 5√3 का स्क्वायर 75 होगा, 75 प्लस 25 100 हो जाएगा, और 100 का स्क्वायर रूट 10 हो जाएगा। अब पहले तो थीटा लिखना पड़ेगा, इसको थीटा लिख देते हैं। तो tan थीटा होगा परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर 5√3 है, बेस हमारा 5 है, तो tan थीटा √3 आ गया, तो थीटा 60 आ गया। अब हमें ये तो बताना पड़ेगा ना बाहर वाले लोगों को कि 60 कहां से बन रहा है। तो दिस इज साउथ ऑफ ईस्ट। तो फाइनली हम ऐसे लिखेंगे, हमारा फोर्स है 10 न्यूटन ड्यू 60 डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट। ये हो गया हमारा आंसर। ऐसे करते हैं बच्चा। तो अगर हमें रिजॉल्व वेक्टर ऑलरेडी दे दे तो उससे हम कंप्लीट वेक्टर और उसकी डायरेक्शन निकाल लेंगे। तो आज हमने दो काम सीखे। पहले हमें एक रिजॉल्व वेक्टर गिवन था, उसे हम एक वेक्टर गिवन था, उसे हमने रिजॉल्व किया। उसके काफी 2-3-4 एग्जांपल दिए गए। ये इंक्लाइन प्लेन वाला एग्जांपल बहुत काम का है। फिर हमने सीखा अगर हमें ऑलरेडी रिजॉल्व वेक्टर गिवन हो तो उससे हम वेक्टर का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन कैसे निकालेंगे। और बच्चों हमारी हेडिंग थी 2 डायमेंशनल रिजोल्यूशन। अब हम आपको बताते हैं 3 डायमेंशनल रिजोल्यूशन। लेकिन एक बात आपको बता दें, ये 3 डायमेंशनल रिजोल्यूशन फिजिक्स में कहीं आगे काम नहीं आएगा, क्योंकि हमें है ना फिजिक्स में हमेशा दो कंपोनेंट ही निकालने होंगे, यानी कि इसके एप्लीकेशन नहीं है ये मान लो। तो बस ये इसी चैप्टर तक लिमिटेड है, बाकी मैं जो भी पढ़ा रहा हूँ वो अनलिमिटेड है। मतलब वो तो पूरी फिजिक्स में काम आएगा, 11th में भी आएगा, 12th में भी आएगा। एडिशन ऑफ वेक्टर और सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, रिजोल्यूशन 2 डायमेंशनल, ये तो पूरी फिजिक्स में काम आने वाले। लेकिन ये 3 डायमेंशनल रिजोल्यूशन के कोई एप्लीकेशन फिजिक्स में नहीं होते, तो इसको इसी चैप्टर तक आपको सीखना है। चलो, तो 3 डायमेंशनल रिजोल्यूशन कैसे करते हैं, उसके लिए मुझे एक पहले डायग्राम बनाना पड़ेगा। बच्चों ये क्या बना? क्यूब। क्यूबॉइड। यस, हाँ क्यूबॉइड, क्यूबॉइड मान लेते हैं। इसमें है ना हम इसको ओरिजिन मानते हैं 0 0। देखो अंदर ये जो कॉर्नर है ये पीछे वाला कॉर्नर है, बॉटम में बैक वाला कॉर्नर, और ये हम एक्स एक्सिस मान लेते हैं, ये हम वाई एक्सिस, अब बच्चों है ना एक्स और वाई के बाद एक जेड एक्सिस और होता है। अब 3 डायमेंशनल है ना,
तो यहाँ जेड एक्सिस और आ जाएगा। जेड एक्सिस किधर होता है बताओ? अगर एक्स इधर है और वाई इधर है, ये एक्स है सर ये उसके वाई है, तो नीचे जेड कहाँ वाली आएगा? साइड, एक्स लाइक वाई के नीचे वाली जो साइड। नहीं वैसे बताओ ना, वैसे इस क्यूब को छोड़ दो, सर अलग से बताओ। परपेंडिकुलर अगर ये एक्स है और ये वाई है तो जेड कहाँ आएगा? परपेंडिकुलर टू y and x। हाँ, तो अगर एक्स और वाई हमारे प्लेन पेपर में बना हुआ है तो जेड पेपर के बाहर आएगा, आउटसाइड आएगा, आउटसाइड। सर ऐसे सामने की तरफ आएगा। सामने की तरफ आएगा, करेक्ट। बच्चों एक वेक्टर हमें गिवन है, येलो कलर वाला, गौर से देखो ये वेक्टर कौन से कॉर्नर को कौन से कॉर्नर से मिला रहा है? सर वो पीछे वाली कॉर्नर को मतलब सर आगे वाले, ऊपर के आगे वाले, ऊपर वाला और आगे वाले कॉर्नर से मिलाना है, यानी कि ये क्यूब डायगोनल है। क्या है बच्चा? क्यूब का डायगोनल। यस, दिस इज क्यूब डायगोनल। तो ये वेक्टर बाहर निकल रहा है आपके पेपर के, ये पेपर में ड्रॉ नहीं हो रहा। पेपर में ड्रॉ तो तब होता जब है ना एक्स वाई प्लेन में होता, ये एक्स वाई प्लेन से बाहर है, तो ये 3 डायमेंशन है। अब इसके 3 कंपोनेंट लेने, 1 कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस। अब बच्चे एक्स एक्सिस के अलोंग जो कंपोनेंट आएगा, अब है ना यहाँ पर एक प्रॉब्लम आने वाली है आप लोगों को, बताओ क्या? व्यू करने में दिक्कत आएगी, क्योंकि है ना ये 2 डायमेंशनल होता है ना, तो अच्छे से व्यू कर पाते। अब ये 3 डायमेंशनल है, इसलिए आपको व्यू नहीं होगा, अब आपको इमेजिन करना पड़ेगा कुछ चीजें। तो बच्चों ये जो वेक्टर ए है वो तिरछा है, बाहर आ रहा है। यहाँ इसके हेड से एक परपेंडिकुलर लाइन एक्स एक्सिस पर ड्रॉ करनी है, वो मैं इस डायग्राम में ड्रॉ नहीं कर पाऊंगा, ये है प्रॉब्लम। तो आप इमेजिन कीजिए आपका वेक्टर जो है वो बाहर निकल रहा है ऐसे प्लेन से, और आपको इसके हेड से एक्स एक्सिस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। तो वो परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस को जहां कट करेगा, वो जो लेंथ आएगी ओरिजिन से उसको, वो एक्स कंपोनेंट हो जाएगा। मैं डायग्राम में शो करूंगा, वो तो इधर शो करूंगा, देखो यहाँ एरो लगा रहा हूं। सर आप बना सकते हो लाइक डायग्राम। बेटे मैं बनाऊंगा ना, वो आपको आपका व्यू नहीं होगा। देखो ये मैंने ax लिखा, ये समझ में आया? यस सर। अब आपको लगेगा मैंने थोड़ा लेंथ ज्यादा बना दिया, जबकि ज्यादा नहीं है, वो 3 डायमेंशन की वजह से थोड़ा तिरछा दिखाई दे रहा है। ये जो एरो मैंने बनाया ये y कंपोनेंट आएगा, देखो ये y कंपोनेंट आएगा। सर y कंपोनेंट कैसे निकालेंगे? बेटा हेड से y एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। अच्छा ठीक। मतलब है ना, मैं है ना बहुत यहाँ पर आकर है ना, मुझे थोड़ा सा ऑनलाइन में अच्छा नहीं लगता। ऑफलाइन होता ना तो अब अभी मैं इशारे भी कर रहा हूँ ना, आपको इशारे सही नहीं दिखाई देंगे, मैं जानता हूँ। एक तो यहाँ पर वो मिरर व्यू वगैरह का लफड़ा भी होता है। तो बच्चों आपका जो तिरछा वेक्टर है उससे आप एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर डालिए, है ना। जैसे ये वेक्टर बाहर निकल रहा है, ऐसे बाहर निकल रहा है, तो एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर डालिए, ये लेंथ जो है ए एक्स आ जाएगा। यहाँ से वाई एक्सिस पर परपेंडिकुलर डालिए, ये लेंथ वाई आ जाएगा। और यहाँ से जेड एक्सिस पर परपेंडिकुलर डालिए ऐसे, तो ये जो बाहर की तरफ जो लेंथ आएगा वो जेड कंपोनेंट आएगा। सर मतलब तीनों एक्सिस पे परपेंडिकुलर डालना है। 3 डायमेंशन है ना थोड़ा बेटा। समझ में इमेजिन हो गया। नहीं करो, आप टाइम ले लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो बच्चों इसमें तो मैं जो जेड शो करूंगा वो छोटा सा दिखाई देगा। ये देखो बाहर वाला ये जो एरो है ये एक्चुअली तिरछा नहीं जा रहा है, ये बाहर आ रहा है। मैं इसको बाहर तो दिखा नहीं सकता ना, प्लेन ऑफ पेपर में मैं बाहर वाली डायरेक्शन दिखा नहीं सकता, तो उसको तिरछा दिखा रखा है। तो बेटा ये तीसरा वाला जेड आ गया। ये जेड तिरछा नहीं है, ये बाहर है, आपके आउट आ रहा है। समझ गए सर, हो गया, समझ गए। एक और चीज गिवन है, ये जो हमारा ए वेक्टर है ना, ये एक्स एक्सिस से अल्फा एंगल बना रहा है, ये वाई एक्सिस से बीटा एंगल बना रहा है। सर और पर जेड एंगल कैसे बना सकते हैं?
क्यों नहीं बना सकता? कोई तो भी वो लाइन तो बाहर किसी निकल दूसरी रहा है ना। तो बाहर निकल रहा है, तो ऐसे तिरछा एंगल तो बेटा दुनिया में एंगल तो दो लाइन के बीच में कोई ना कोई होता ही है। तो अगर तू बाहर ये बाहर है तो बाहर भी निकाल रहा है और एक्स एक्सिस इधर है तो ये ऐसे तिरछा एंगल बन जाएगा, ऐसे घुमा हुआ। अच्छा ओके ओके समझ मतलब जरूरी नहीं है प्लेन ऑफ पेपर में बने, ये प्लेन ऑफ पेपर में नहीं बना पाओगे आप, है ना। हाँ सर ठीक है मैं समझ गया। तो वाई एक्सिस से बीटा एंगल है, ये क्या कर दिया मैंने, अंडू। और बच्चों जेड एक्सिस से जो एंगल है वो बाहर ऐसे दिखाऊंगा, बड़ा दिखाऊंगा ऐसे, ये पूरा एंगल गामा है, अल्फा बीटा गामा। बच्चों डायग्राम तो देखो ही मत मेरा वाला, उल्टा देखोगे ना तो दिमाग खराब हो जाएगा, क्योंकि ये डायग्राम आप इमेजिन नहीं कर सकते ना, आपको अपना इमेजिनेशन करना पड़ेगा कि तिरछा वेक्टर है, बाहर निकल रहा है, एक्स एक्सिस से ये वाला एंगल है, वाई एक्सिस से ये वाला एंगल है, जेड एक्सिस से ये वाला एंगल है। पता, इसीलिए मैं इस टॉपिक को पढ़ाता ही नहीं है बहुत सारे बार, कई बार तो। मेरा डायग्राम बहुत अच्छा लग रहा है मुझे तो। हाँ तो अच्छी बात है, हो सकता है सर बढ़िया मैंने डायग्राम तो बनाया पर वो खिचड़ी हो गया। हाँ खिचड़ी होगा। अब बच्चों हमें इसके तीन वेक्टर, वो तीन कंपोनेंट लेने हैं। तो हमारा वेक्टर ए होगा, एक्स कंपोनेंट जो है उसे आई कैप से मल्टीप्लाई कर दो, वाई कंपोनेंट को जे कैप से, और जेड कंपोनेंट को, हाँ आई कैप जे कैप के बाद तीसरा यूनिट वेक्टर क्या था अलोंग जेड एक्सिस, K cap. के कैप। यस। कभी ऑफलाइन मिलोगे तो मैं आपको इसे एक्सप्लेन कर दूंगा अच्छे से डब्बा लेकर, लेकिन अभी ऑनलाइन में थोड़ी प्रॉब्लम है। अच्छा मैं आपसे अलग से, लाइक आपने ये जो लिखा है ये क्यों लिखा है? अच्छा एक मिनट रुको बच्चों, ये जो ग्रीन लाइन मैंने बनाई है, ये ग्रीन वेक्टर, कैन यू टेल मी ये ग्रीन वेक्टर किस किस का सम है? अब देखता हूँ आपकी इमेजिनेशन को। जेड और जेड एक्सिस और एक्स एक्सिस। एक्सिस नहीं, तीन वेक्टर है ना, ए एक्स ए वाई और ए जेड, सर इन तीन में से किस किस का सम है? ए जेड के कैप प्लस ए एक्स आई कैप। करेक्ट, सर बिल्कुल सही। ये हमने जो ग्रीन वेक्टर बनाया है ये एक्स और जेड कंपोनेंट का सम है, ये ए एक्स और ए जेड। तो ए एक्स आई कैप और ए जेड के कैप आ गया। ऋत्विक तेरी बात का जवाब भी दे रहा हूं मैं साथ में। अब मुझे बताओ, अगर मैं बच्चा ये मैं रेड कलर का एक वेक्टर बना रहा हूं, ये बेचारा ब्रेक हो गया। बच्चों ये रेड कलर का जो वेक्टर मैंने बनाया है, क्या मैं इसे ए वाई लिख सकता हूं? क्योंकि हमारा ये ए वाई वेक्टर के बिल्कुल पैरेलल है और पैरेलल शिफ्ट करने में कोई दिक्कत नहीं है। अब आप गौर से देखो, ये जो ग्रीन और रेड वेक्टर है इसका एडिशन येलो वेक्टर है या नहीं है? ट्रायंगल लॉ। हाँ सर है सर। और ये अब सुनो, ग्रीन वेक्टर आपने बोला था ए एक्स आई कैप प्लस ए जेड के कैप, और रेड वेक्टर है ए वाई जे कैप। तो अगर ग्रीन में रेड ऐड करूंगा तो क्या आएगा? ए एक्स आई कैप ए जेड के कैप और ए वाई जे कैप, और वो ए आ जाएगा। तो मैंने जो ऊपर लिखा वो आ गया ना। अब थोड़ा मुझे है ना डायग्राम ठीक ठीक सा लग रहा है, आप भी देखो इसे, टेक योर टाइम, हमें जल्दीबाजी कुछ नहीं करनी। मैं आपको बता दूं, ग्रीन वेक्टर जो है दैट इज एडिशन ऑफ ए एक्स आई कैप प्लस ए जेड के कैप, और ग्रीन में जब आप रेड वेक्टर को ऐड करोगे, रेड क्या है? ए वाई जे कैप, तो तीनों का एडिशन आ जाएगा ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, और वो हमारा येलो वेक्टर बन जाएगा जो कि हमारा मेन वेक्टर है। हो गया सर। हो गया मतलब लिखने में हो गया, समझने में हो गया? नहीं दोनों में हो गया। दोनों में हो गया। समझने में हो गया, लिखने में थोड़ा सा बचा। आराम से लिखो बेटा, जल्दी नहीं है, टेक योर टाइम।
मुझे भूख लगाई है बोलते बोलते। अब मैं आपकी क्लास के बाद ब्रेकफास्ट पर टूट कर पढ़ूंगा। तो आप लोग तो मुझे लग रहा है मेरी क्लास के बाद दोबारा सो जाते होंगे, है ना? कौन कौन दोबारा नहीं सोता है? सर, स्कूल की क्लास। कभी कभी नींद आती है तो। सर मेरी तो स्कूल की क्लास होती देखिए ना, पता है बेटा, ये फैक्ट है कि है ना, मॉर्निंग में बहुत अच्छा मूड होता है, आपने देखा होगा। मूड मेरा भी ठीक रहता है, बाद में थोड़ी डांट टमाट पड़ती है, लेट होते हैं तो। सर पर मेरा तो हमेशा समझ नहीं ठीक नहीं आया। रहता। तो ये क्या समझ में आया बच्चा? अब हाँ बोलो, कौन बोला ये? नहीं कुछ नहीं। क्या बोल रहा है, क्या नहीं बोल रहा है, कुछ नहीं पता बच्चे। अब है ना, हमें इसकी लेंथ भी तो निकालनी है। ax कितना होगा? ax जो है वो होगा a cos अल्फा, क्योंकि बच्चा हमारा जो a वेक्टर है वो x एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है? अल्फा। और तो ay क्या होगा? cos अल्फा क्यों होगा? अब वो है ना तिरछा वो बनेगा ट्राइंगल। तेरे को एक ऐसा ट्राइंगल बनाना है जो है ना एक्स कंपोनेंट को सर 1 मिनट में खुद सोचता हूँ। नहीं सोच पा रहा मतलब है ना, वो है ना, व्यू दिखाने में बहुत दिक्कत होती है। मतलब है ना, आपको एक तिरछा ट्राइंगल बनाना है ऐसे। वो है ना, इसके हेड से जो एक्स एक्सिस पर अपन ने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था ना, वो लाइन कहाँ शो की है मैंने? वो लाइन शो नहीं की। सुन ले, हेड को मैंने एक्स एक्सिस पर जो प्रोजेक्शन आएगा वो लेंथ तो शो की हुई है ax, लेकिन मैंने वो लाइन शो नहीं की जो इसके हेड से इसको मिलाएगा, ये वाला तिरछा वाला। और अगर ये शो कर दूंगा तो डायग्राम गंदा भी हो जाएगा। तो ये ट्राइंगल, अब तुम्हें तो राइट एंगल दिख ही नहीं रहा होगा। येलो कलर डॉटेड और ax, ये तीनों मिलकर एक राइट एंगल ट्राइंगल बना रहे हैं। अब आपको इसमें राइट एंगल दिखाई नहीं देगा, मैं बता रहा हूँ, इसलिए मैं मिटा रहा हूँ। नहीं दिखेगा, किसी भी हालत में नहीं दिखेगा। यही तो प्रॉब्लम है इस टॉपिक की। तो बच्चों, आप अगर वो ट्राइंगल इमेजिन कर पाओ तो उसमें आप cos अल्फा परपेंडिकुलर अपॉन बेस से बेस अपॉन हाइपोटेनस से निकाल लेना। तो बेस आपका ax आएगा, उस ट्राइंगल का हाइपोटेनस येलो लाइन आएगा a, तो वहां से ax जो है वो a cos अल्फा आ जाएगा। सर हाँ सर, आपने ग्रीन लाइन के पास ax क्यों लिखा हुआ है? वो कंफ्यूज कर रहा है। ग्रीन लाइन तो ना ग्रीन के पास नहीं है, वो नीचे बेचारा पहले लिख दिया था ना, इसलिए नीचे आ गया। ये ऊपर लिख देता हूँ, ये ax है, ठीक है। यस। हाँ, वो पहले का लिखा हुआ था तो थोड़ा दूर लिख गया वो, आप भी सही कर लो बच्चों। ay होगा एक cos बीटा और z कंपोनेंट होगा a cos गामा। मैं तो आपको बोलूंगा याद कर लो, अभी मत टेंशन लो। ये जब तक समझ में नहीं आएगा, जब तक हम एक है ना मॉडल लेकर नहीं एक्सप्लेन करेंगे। मतलब मुझे अगर आप ऑफलाइन मिल भी गए ना तो मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता, मुझे डब्बा चाहिए, कुछ एरो चाहिए बनाने के लिए, तब एक प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा, तब समझ में आएगा, वरना नहीं आएगा। सर ax वाला तो इमेजिन कर लिया, अब इसी तरह सुन, इसी तरह तू क्या कर, येलो वेक्टर के हेड से y पर जो परपेंडिकुलर डालेगा वो एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाएगा ay येलो, और वो थर्ड लाइन, और उसमें भी बिल्कुल cos बीटा बेस अपॉन हाइपोटेनस लेना है। तो बेस हमारा ay हो जाएगा और हाइपोटेनस हो जाएगा येलो वेक्टर, उससे cos बीटा आ जाएगा। और बिल्कुल सिमिलरली जेड एक्सिस के कंपोनेंट के साथ cos गामा आ जाएगा। तो मैं तो आपको कह रहा हूं कि आप है ना इन तीनों कंपोनेंट्स को याद कर लो, मत चक्कर में पड़ो। मेरे जैसे टीचर याद करने को बोल रहा है, पहली बात यही बड़ी बात है, मैं कभी रटने को बोलता ही नहीं। पर मुझे पता है ये एप्लीकेशन आपके काम ही नहीं आने वाली, तो मैं क्यों टेंशन लूं। इसी चैप्टर तक ही तो अपन को इसे काम में लेना है। इस चैप्टर के बाहर कहीं एप्लीकेशन मिलने वाले नहीं है, पूरी फिजिक्स में नहीं मिलने वाले, तो टेंशन मत लो।
तो बच्चों अगर अब हम अपने वेक्टर को एक साथ लिखते हैं तो हमारा वेक्टर आएगा, वेक्टर ए बराबर क्या आएगा, ए cos अल्फा आई कैप प्लस ए cos बीटा जे कैप प्लस ए cos गामा के कैप। ये हमारा वेक्टर के रिजोल्यूशन हो गए। कर लो कॉपी, सर तीनों रट लो। मैपिंग कर ली। मैं तो फिर कह रहा हूँ रट लो, हाँ इसको रट लो। बच्चों यहाँ पर ये cos अल्फा, cos बीटा और cos गामा है ना, इनके डायरेक्शन कोसाइंस बोलते हैं, नाम होते हैं। इन्हें बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइंस। ओ वो आप जानते हो, कोसाइन कॉस का फुल फॉर्म है। यस सर। साइन कोसाइन होता है ना, ये वो है। तो बच्चों cos अल्फा, cos बीटा एंड cos गामा आर कॉल्ड डायरेक्शन कोसाइंस। कॉपी हो गया सर। सर तो मतलब ये इसी डायग्राम के लिए ना, लाइक डायरेक्शन क्वेश्चन। हाँ 3D के लिए है। मतलब अगर कोई भी वेक्टर आपको 3D वेक्टर दिया है जो बाहर निकल रहा है, उसका एक्स एक्सिस से एंगल अल्फा है, वाई एक्सिस से बीटा और जेड एक्सिस से गामा, तो फिर cos अल्फा, cos बीटा, cos गामा जो है वो डायरेक्शन कोसाइन कहलाते हैं। मैं तो इस टॉपिक को एक बार स्किप करने वाला था, पर आपको क्या होता है जब आपके नोट्स में मिलता ना कोचिंग या स्कूल, तब आप मेरे पास भागे भागे आते सर वो टॉपिक नहीं पढ़ा है। और मैं पता उस समय क्या बोलता, छोड़ दो यार बेकार का टॉपिक है, काम नहीं आने वाला। इतना तो स्कूल वाले सिखा देंगे जितना आपको जरूरत है, मेरे सिखाने की जरूरत थी नहीं। पर मैंने कहा बच्चों को लगेगा कुछ छूट गया, तो आगे भी क्या फिर आपको हमेशा लगता है सर कुछ छोड़ देते हैं, जबकि मैं छोड़ूंगा वही जो मुझे पता है कि यूजलेस है। बच्चों इसमें एक चीज और, अब आगे चलते हैं, अब रिवर्स काम करते हैं। मान लीजिए हमें कभी ए वेक्टर गिवन हो रिजोल्व फॉर्म में, मैं आपको एक वेक्टर दे देता हूं 3i कैप, 4j कैप, 5k कैप, इस तरह से, और अब आपसे कहता हूं इसका मैग्नीट्यूड निकाल कर दो। तो बच्चों अब इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड आएगा अंडर रूट ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर प्लस az स्क्वायर, ये इसका मैग्नीट्यूड आएगा बच्चा। तो अगर आपको वेक्टर को रिजोल्व फॉर्म में दे दे तो मैग्नीट्यूड ऐसे निकालोगे। ये भी डायग्राम से देख सकते हो आप, अगर मैं थोड़ी मेहनत करो। देखो ये ग्रीन कलर वाली, ग्रीन रेड और येलो एक राइट एंगल ट्राइंगल बना रहे हैं, बोलो। हाँ सर। यस सर। तो पक्का है ग्रीन का स्क्वायर प्लस रेड का स्क्वायर इज इक्वल टू येलो का स्क्वायर होगा। यस सर। यस सर। ढंग से देखना, ये मैं जो लिख रहा हूं ये रफ लिख रहा हूं, ए स्क्वायर होगा रेड स्क्वायर प्लस ग्रीन स्क्वायर। यस, ये लिखना मत, समझाने के लिए है। और बच्चों रेड ग्रीन का जो स्क्वायर है, एक मिनट, ए रेड स्क्वायर तो मैंने वापस लिख दिया, और ग्रीन का जो स्क्वायर है ना वो गौर से देखिए, वो ax और az के स्क्वायर के सम के बराबर आएंगे। वो पैरेललोग्राम बना रहे हैं ना, ax ax az, और वो गामा थोड़ा पास लिखा हुआ है उसको दूर कर देता हूं। ग्रीन कलर का जो एरो है वो बेटा ax और az का रिजल्टेंट है।
यानी कि ग्रीन स्क्वायर जो आएगा वो ए एक्स स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर आएगा। नहीं आ रहा समझ में? तो एक बार रिपीट कर दो। मैं दो चीजों को एक साथ दिखा रहा हूँ ना, डायग्राम भी दिखा रहा हूँ, नीचे भी है, तो मुझे बार बार ऊपर नीचे करना पड़ रहा है। मैं ये कह रहा था, पहले तो वो बताओ, ग्रीन स्क्वायर प्लस रेड स्क्वायर इज इक्वल टू येलो स्क्वायर, समझ में आ गया ना? हाँ सर आ गया। हाँ अब सर। रेड तो ए वाई है, तो रेड को तो मैं ए वाई लिख देता हूँ सेकंड स्टेप में। ये लो, इसको मैंने ए वाई लिख दिया, ए वाई। और जो ग्रीन का स्क्वायर है, इधर देखो बच्चों, इधर देखो डायग्राम में एक चीज और दिखा रहा हूँ, ये ए जेड होगा या नहीं होगा बताओ? होगा सर। अब आप गौर से देखो, ये राइट एंगल ट्राइंगल बन गया, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। हाँ सर। तो इस राइट एंगल ट्राइंगल में ये ग्रीन का स्क्वायर जो है वो ए एक्स स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर हो गया ना? हाँ सर समझ में आ गया। यही लिखा है नीचे मैंने, ग्रीन का स्क्वायर इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। और अब आप दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेना, तो ये आपका रिजल्ट आ गया। यस सर, मैं गलत ट्रायंगल देख रही थी। सर वरना हम लाइक नॉर्मल रिजल्टेंट से भी कर सकते हैं, नॉर्मल रिजल्टेंट के फॉर्मूले से। नॉर्मल रिजल्टेंट क्या होता है बच्चा? तो मतलब जो रिजल्टेंट का फॉर्मूला होता है ना, उससे भी निकाल सकते हैं। देखो फॉर्मूला तो बन ही गया ना, अब इसी को फॉर्मूला मान लो। हाँ हाँ, वहां पर 2 डायमेंशन वाले फार्मूले से इसको निकाल सकते हैं। हाँ। ये जो कह रहा है मैं समझ गया। सर मैंने ये लाइक तीनों का ही निकाल दिया, पहले तो एक्स वाई का निकाला, फिर उसका जो रिजल्टेंट था उसको हाँ के साथ बिल्कुल ऐसे ही करना होता है। बच्चों अगर आप कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा निकालना चाहते हैं तो आप इन तीनों से निकाल लेना। मैं फिर बोल रहा हूं, ज्यादा टेंशन नहीं लेना, इतना समझा रहा हूं तो आपको समझ में आना चाहिए कि सर कह रहे हैं तो वास्तव में टेंशन नहीं लेना, रटना है, इसको रटना है। बच्चे क्वेश्चन दे रहा हूं, सपोज मैं आपको देता हूं वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी इज 3i कैप, एक मिनट रुको, प्लस 4j कैप प्लस 5√3k कैप। अच्छा, अगर इसको चेंज करूंगा तो वहां भी चेंज हो जाएगा। चलो ठीक है, यही रहने दो। तो मुझे बताइए इस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन कोसाइंस क्या है? अब यहाँ पे डायरेक्शन नहीं पूछते, डायरेक्शन कोसाइन पूछते हैं। फार्मूले लगा दो जो ऊपर लिखा है, अब टेंशन काहे का लेना है ना? बताओ सर। हो गया बोलो। सर 10 मीटर पर सेकंड का इसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा। सर अब डायरेक्शन कोसाइन से जाएंगे 10 मतलब आपको कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा की वैल्यू बतानी है बस। सर कॉस अल्फा इतना आएगा, कॉस बीटा इतना आएगा, वो बताना है। एक बार ऋत्विक गोयल रुक जा, किसी और को बताने दे। तुमने मैग्नीट्यूड सही बताया, अब डायरेक्शन कोसाइंस बाकी बच्चों को बताने दो। सर हाँ ऋषित बोलो। सर डायरेक्शन मतलब cos अल्फा 3/10 और cos बीटा 4/10, cos गामा 5√3 that is √3/2। करेक्ट, सही है। तो बच्चा इसमें तो आपको सीधे फॉर्मूले लगाने, इसमें कुछ करना ही नहीं है। जैसे वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड निकालना है तो ये वाला फॉर्मूला होता है ना, √ax² ay², वो लगा दो। तो √3² प्लस 4² प्लस 5√3², ये लो सॉल्व कर लो इसे। ये आएगा 9 प्लस 16 प्लस 75, 100 आ गया। √100
10 मीटर पर सेकंड हो गया। अब आप याद करो cos अल्फा क्या होता था बेटा, वेक्टर का x कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल मैग्नीट्यूड। याद है? इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, इससे cos अल्फा निकालो। cos अल्फा आएगा वेक्टर ax डिवाइडेड बाय a। तो वेक्टर ax कितना है हमारे पास? 3, x कंपोनेंट 3 है, डिवाइडेड बाय टोटल मैग्नीट्यूड कितना है बच्चा? एक मिनट, मैं इसको वैसे लिख देता हूँ, x कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल वेलोसिटी, तो ये आएगा 3/10। नीचे टोटल वेलोसिटी आएगा, है ना? सर गामा की तो वैल्यू भी निकल गई 30। हाँ, गामा की तो वैल्यू, लेकिन बेटा डायरेक्शन कोसाइन पूछा है ना, तो कॉस गामा ही बताना है आपको, गामा अकेला नहीं बताना। हाँ सर, मतलब कॉस बीटा आएगा सर आ गए। वेलोसिटी का y कंपोनेंट अपॉन टोटल वेलोसिटी, तो ये आएगा 4/10। कॉस गामा आएगा वेलोसिटी का z कंपोनेंट अपॉन टोटल वेलोसिटी, तो ये आएगा 5√3 डिवाइडेड बाय 10, इसे √3/2 लिख सकते हैं। हाँ, अगर हमसे पूछता z एक्सिस से एंगल कितना है तो हम बता देते 30 डिग्री है। cos गामा √3/2 है ना बेटा, तो गामा 30 आएगा ना, cos 30 की वैल्यू √3/2 होती है। तो z एक्सिस से ये वेक्टर 30 डिग्री एंगल बना रहा है। यस सर, सेम आ गए। बच्चा, इसके साथ ही मैं आज का लेक्चर और ये टॉपिक दोनों की समाप्ति की घोषणा करता हूं। सर आप असाइनमेंट भेज देना। हाँ यार, देखता हूँ अभी एक्चुअली क्या, हाँ रिजोल्यूशन के बाद वैसे तो खैर असाइनमेंट अच्छा बन जाता है, रिजोल्यूशन से पहले नहीं बनता। अब है ना, एक चीज आपको बतानी है, लेकिन आपको याद है मैंने है ना एक क्वेश्चन कराया था वंस अपॉन ए टाइम, तो ये जो ऋषित है इसने उस क्वेश्चन को रिजोल्यूशन से किया था, मैंने इसे रोक दिया था उस समय। तो बच्चों, दो वेक्टर का एडिशन अब आप रिजोल्यूशन की हेल्प से कर सकते हैं। ये आपके पुराने नोट्स हैं, इसमें एडिशन वाले क्वेश्चन ढूंढते हैं कहाँ है। ये एडिशन स्टार्ट हो गया, देखो यहां से थोड़ा, ये वाला नहीं, ये तो स्पेशल केस चल रहे हैं। ये वाला क्वेश्चन जैसे था, 3 वेक्टर का एडिशन था, उसमें 3 वेक्टर्स का एडिशन था। ये रहा एडिशन ऑफ 3 वेक्टर। ये वाला क्वेश्चन दिखा है आपको? 3 फोर्स दिए मैंने, F1 F2 F3, और आपसे रिजल्टेंट पूछा था, इसका आंसर आया था 80 न्यूटन ड्यू नॉर्थ, है ना, डायरेक्शन नीचे दिखा रखी है ड्यू नॉर्थ। तो बच्चों, अगर आप इस क्वेश्चन को अगर रेजोल्यूशन से करेंगे तो कैसे करेंगे बताओ? F1 वेक्टर को आप लिख दो 30 आई कैप, देख लो 30 न्यूटन ड्यू ईस्ट है। बच्चों थक गए क्या? यस सर, नहीं से समझ आ गया। नहीं सर, नहीं थके। F2 को आप लिख सकते हैं 40 जे कैप, यस सर। और F3 को आप रिजोल्व कर लो, क्योंकि F3 तिरछा है लेकिन 2 डायमेंशनल है, 3 तो आपके काम ही नहीं आने वाला कहीं, ये मान लो। तो F3 को जब आप रिजोल्व करोगे तो 50 न्यूटन के 2 कंपोनेंट आएंगे, वन अलोंग नॉर्थ एंड अनदर अलोंग वेस्ट। अब 50 के 2 कंपोनेंट आएंगे तो नॉर्थ वाला आ जाएगा 50 cos 37। बच्चों एक काम करता हूं, आज थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, तो ऐसा करना, ये वाला क्वेश्चन आपको मैंने दिखा दिया, इसे आप ट्राई करना। तो F1 F2 F3 को रिजोल्व फॉर्म में लिखकर डायरेक्ट ऐड कर देना। तो F1 आएगा 30 आई कैप, F2 आएगा 40 जे कैप, और F3 के रिजोल्यूशन मैं बता देता हूँ, वो आएगा 40 जे कैप माइनस 30 आई कैप आएगा वो। तो तीनों को ऐड करोगे ना, तो F1 का 30 आई कैप F3 के माइनस 30 आई कैप को कैंसिल कर देगा, और F2 का 40 जे कैप और F3 का जो कंपोनेंट आएगा 40, वो 40 प्लस 40 80 हो जाएगा, आंसर आ जाएगा आपका। करके देख लेना क्या जा रहा है, इतना काहे को सोचते हो बच्चों। ये हमेशा ध्यान रखो, मेरी एक हैबिट है,
मैं क्लास को देखकर पढ़ाता हूँ, मैं वो नहीं पढ़ाता जो मुझे पढ़ाना है, वो पढ़ा दिया तो सत्यानाश हो जाएगा। मैं क्लास को देखकर पढ़ाता हूँ। आप लोगों का जो रेस्पॉन्स है उसके अकॉर्डिंगली मेरे एग्जाम्पल डिसाइड होते हैं, मेरे एग्जाम्पल फिक्स नहीं होते। इसलिए अगर मैं कभी प्योर ऐसे बैच को पढ़ा रहा हूँ जो बहुत वीक है तो उसके अकॉर्डिंग एग्जाम्पल चेंज हो जाते हैं, बहुत इंटेलिजेंट है तो चेंज हो जाते हैं। इसलिए मुझे पता है आपको कितना बताना है, इसलिए आप ये टेंशन कभी मत लेना कि यार समझ में नहीं आ रहा। मुझे पता है समझ में तो आएगा, मेहनत करनी पड़ेगी थोड़ी। तो ये वाला एग्जाम्पल आप घर से कर लेना, घर पर अगले टाइम पर हम डिस्कस कर लेंगे। और हाँ, क्योंकि आज वशिष्ठ नहीं आया तो मैं आपका अभी कोई भी चेंज नहीं कर रहा, क्योंकि मैं चेंज तो जिसके लिए कर रहा हूँ उसका आना बहुत जरूरी है। मुझे पता अभी मेरे सामने जो स्टूडेंट्स बैठे हैं आपको तो कोई परेशानी है ही नहीं, वो क्लास छोड़कर जाता था ना, तो उसकी हेल्प हो रही थी, तो पहले उसका प्रेजेंट होना जरूरी है। तो अभी आप अपना टाइमिंग सही सेम रखिए, यानी कि हमारी नेक्स्ट क्लास जो है वो थर्सडे को ही होगी, ठीक है। और असाइनमेंट में अभी देखता हूँ, बन जाता है तो सेंड कर दूंगा, मैसेज कर दूंगा। चलो बच्चा, बाय।